हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में मैं आपको जो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में डबल ई ईसी आईएन बेसिकली मैं अभी इलेक्ट्रिकल और आईएन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि उनका एग्जाम बहुत ही पास है ईसी के लिए। और भी सेशंस आते रहेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिवीजन प्रोवाइड कर रहा हूँ बेसिकली मॉसफेट के एम्पलीफायर और डीसी बायसिंग का जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आता है उस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से टैकल करना है, क्या ट्रिक्स है, क्या पैरामीटर्स है, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक-एक करके क्वेश्चन मैं लेता रहूँगा क्योंकि ये जो आपका रिवीजन है, ये रिवीजन मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले डीसी बायसिंग को किस तरीके से हैंडल करना है, ये समझ लीजिए ताकि आपका ये जो एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम जिसका आप अभी रिवीजन मोड में होंगे, मैं भी आपको कुछ नया चीज़ नहीं दे रहा हूँ, रिवीजन ही दे रहा हूँ। उम्मीद ये है कि आप सभी लोग मॉसफेट की जो बेसिक नॉलेज है वो रखे होंगे। लेकिन ये सेशन डेफिनिटली आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा अगर आपको मॉसफेट का डीसी बायसिंग का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है? एक एम्पलीफायर में 2 चीज़ें होती है, एक डीसी बायसिंग और दूसरा आपका एसी जो उसमें अप्लाई किया जाता है। दोनों को अलग-अलग एनालिसिस किया जाता है। तो डीसी एनालिसिस के जो क्वेश्चन्स आते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको वही देखने को मिलेगा डीसी बायसिंग मॉसफेट में। तो उसको सबसे पहले आप हैंडल कर लीजिए इस सेशन को देखने के बाद। आप बताइएगा कि आपको डीसी बायसिंग के क्वेश्चन किस तरीके से लग रहे हैं। एम्पलीफायर का सेशन हम अलग से लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपके लिए। तो एक-एक करके मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अनअकैडमी पोर्टल पे अभी आपके लिए क्या-क्या ऑफर अवेलेबल है। अगर आप गेट 2026 या फिर 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है गेट सब्सक्रिप्शन में और ये 60% का ऑफ जो है, वो आपको अवेल किया जा रहा है। तो जल्दी से आप कोर्स ले लेंगे, इसमें क्या-क्या डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में क्लैरिटी रहे। अगर आप गेट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शिद्दत बैच या फिर 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप निर्णय बैच ले सकते हैं जिसकी क्लासेस 18th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लास जितने दिन क्लासेस हो गए वो मिल जाएगा क्योंकि 31st जनवरी से पहले आपको इसको बुक करना है, ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर सकें और बढ़िया से पढ़ाई कर सकें। अगर आप टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 तो 12 मंथ का कोर्स आप लेते हैं तो 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा और आपकी प्राइस अमाउंट रहेगी 11,499 यानी कि लगभग 11,500 और अगर आप गेट 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 16,999 या कि 17,000 में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आपको यहाँ पे कोड यूज़ करने की नीड पड़ेगी ताकि आप सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट को अवेल कर सकें और जो कोड आपको यूज़ करना है, वो है SDSIR 50 ये कोड आपको यूज़ करना है ताकि आप सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकें, ठीक है? आगे मैं आपको ये बता दूँ कि जो कोर्सेज़ अवेलेबल है उसमें एक चीज़ है गेट एश्योर। गेट एश्योर एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपने गेट 4 का 2025 का एक्चुअली बोलना चाहिए, क्या एग्ज़ाम अटेंड करते हैं और आपका किसी कारणवश गेट का एग्ज़ाम के सैटिस्फैक्शन लेवल पे क्लियर नहीं होता है, तो जब तक आपके सैटिस्फैक्शन लेवल पे क्लियर नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हैं, ये है गेट एश्योर। इसके बारे में डिटेल में जानकारी ये भी है कि आपको एडमिट कार्ड सबमिट करना है गेट का और उसके अलावा 300 में आवर्स का आपके पास जो आप कोर्स लेंगे उसमें वॉच मिनट्स होना चाहिए। यानी कि आपने कोर्स देखा ही नहीं और उसके बाद आप अनसैटिस्फाइड है तो नहीं चलेगा। तो कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन के बाद भी अगर आपका गेट क्लियर नहीं होता है, तब आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये गेट एश्योर में आपको मिलता है। देखिए, अभी आपका गेट एग्ज़ामिनेशन है, तो सबसे पहले सबसे सटीक आंसर जो है वो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है और ये सारे फैकल्टी आपके साथ रहेंगे उस दिन, जब आप इलेक्ट्रिकल का पेपर लिख के आएँगे, तो मोस्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे हम बात करें शिद्दत बैच की, जो कि गेट 2026 इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें सिग्नल एंड सिस्टम की क्लासेस चल रही है, आप कोड यूज़ करेंगे वही एसडी सर 50 का और अगर आप निर्णय बैच लेते हैं जो कि गेट 2027 का है इलेक्ट्रिकल का, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी शिद्दत बैच गेट 2026 के लिए है और 2027 के लिए निर्णय बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं। अगर आप प्लस के फीचर्स देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसमें रेज़ हैंड का आपके पास फीचर्स मिलेगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लास के हैंडआउट्स आपको मिल जाता है, इन क्लास पोल्स हम करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जाते हैं, एजुकेटर्स की कम्युनिटी आपको मिल जाती है, जहाँ आप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं।
घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाता है अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आइकॉनिक का लेते हैं तो आपको यही स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने आवर्स आप देख सकते हैं, आप जितनी बार चाहें किसी भी कोर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं सो दैट आपका प्रिपरेशन जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे हो जाए। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो कि गेट इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को पूछा गया था 2019 में, जब सेट एक ही आता था। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं। आप इस जो सेशन है इसको पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, थर्ड या फिर फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा। शुरू में कुछ डेमो आपको दिखाता हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, तो फिर थोड़ा-सा डेप्थ में जाएँगे डिटेल में 4th क्वेश्चन से, जहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा कि किस ट्रिक्स के थ्रू आप ये जो डीसी बायसिंग के क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? आज के सेशन में मैं आपको डीसी बायसिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊँगा और ये भी दिखाऊँगा कि गेट में जो क्वेश्चन्स आते हैं उसको उसमें डीसी बायसिंग का कितने क्वेश्चन्स आते हैं और उसको हैंडल कैसे करना है। चलिए। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है द एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट इन द सर्किट बिलो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो ये सभी वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे। म्यू एन सी एक्स की वैल्यू दी गई है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीटी की वैल्यू दी गई है। इग्नोर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, द आउटपुट वोल्टेज वी आउट इज। ये एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, ये एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पे वी आउट लिखा गया है। डब्ल्यू अपन एल जो कि एक्सपेक्ट रेशियो है ये दिया गया है 10/1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 समझ लीजिए। और एक 5 माइक्रो एम्पेयर का एक करंट फ्लो हो रहा है, वीडीडी की वैल्यू 2 वोल्ट लगाई गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे जो आपका मॉसफेट बना हुआ है, इस मॉसफेट के टर्मिनल्स को सही तरीके से पकड़ लो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास जो आएगा, वो एनहांसमेंट टाइप का ही रहेगा। तो दूसरे टाइप पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दूसरा टाइप का मॉसफेट डिप्लीशन टाइप है। ठीक है? तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनहांसमेंट टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इन द सर्किट बिलो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू स्क्वायर लॉ। जब ये स्क्वायर लॉ दे दिया गया है तो आपको ये समझना है कि आपका जो मॉसफेट है वो दो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग रीजन में ऑपरेट होता है। कट ऑफ को छोड़ दे तो एक है ट्रायोड रीजन, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं। एक है आपके पास ट्रायोड रीजन और दूसरा है सैचुरेशन रीजन। मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को सैचुरेशन रीजन का होता है। और सैचुरेशन रीजन में जब आपका मॉसफेट ऑपरेट होता है तो इसमें जो करंट फ्लो होता है, ये करंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर होता है। आप इस इक्वेशन को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्क्वायर लॉ क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद भी रखना है। तो दूसरी बात ये आती है कि सर ये जो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है, इसको हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से चेंज कर सकते हैं, जो के कांस्टेंट है यहाँ पे। उसको आप लिख सकते हैं दिस इज म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल, है ना, डिवाइडेड बाई 2। और उसके साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ VGS माइनस BT का स्क्वायर। ठीक है, ये म्यू एन जो है वो मोबिलिटी होता है, COX कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर बोला जाता है, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे देखी लिखी गई है। देखिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर होता है और इसको ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर बोला जाता है। यहाँ पे आपको डब्ल्यू अपन एल दिया गया है, ये यहाँ पे डब्ल्यू अपन एल है, ये एक्सपेक्ट रेशियो होता है। ठीक है, और आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया गया माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कई लोग ये भी सोचेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल वालों को ऐसा क्वेश्चन देने की क्या नीड थी। आपको ये पता है, आगे भी मैं बताऊंगा कि भाई वीएलएसआई जो है वो इलेक्ट्रिकल वाले भी सिलेक्ट कर रहे हैं आज की डेट में एमटेक के लिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सभी आईआईटी के प्रोफेसर्स ये चाहते हैं कि आप जब वीएलएसआई में एंट्री ले रहे हैं तो कम से कम आपको बेसिक मॉसफेट सीमॉस का ज्ञान हो। इसलिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे और ज्यादा। तो आपको इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है।
यहाँ पे मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए नया हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, उनके लिए एक रिवीजन है। ये आईडी करंट जो है उसका जो टोटल इक्वेशन है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे सैचुरेशन रीजन है तो डिवाइड बाय 2 है। अगर आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इग्नोर नहीं किया होता, तो यहाँ पे आपके पास कुछ और भी आता दैट इज़ 1 अपॉन लैम्ब्डा VDS। ये भी पैरामीटर सैचुरेशन रीजन में मल्टीप्लाई होता। क्योंकि आपके पास यहाँ पे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो है, वो आपका इग्नोर कर दिया गया है। अगर ये इक्वेशन को एक बार देख लीजिए। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर जो है वो लैम्ब्डा होता है। लैम्ब्डा की वैल्यू को यहाँ पे 0 ले लिया गया है, क्योंकि इग्नोर कर दिया गया है और 99.99% केस में ये इग्नोर ही रहेगा। तो आपको ये वाले पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास इक्वेशन क्या हो गया? अब आपका इक्वेशन मात्र इतना हो गया। इसी पार्ट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या हमको चाहिए। जैसे कि म्यू एन सी एक्स डिवाइडेड बाय 2 की बात करें तो ये है, W अपन L है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको दिया गया है। अब हमको अगर आईडी करंट निकालना है, आईडी करंट भी दिया गया है, V नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हमको यहाँ से कहीं ना इस इक्वेशन को V नॉट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब V नॉट के टर्म्स में लिखने के लिए हमको क्या-क्या दिया है देखो। सबसे पहली बात, आगे बहुत डिटेल में जाऊँगा मैं। अभी पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात आपको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। ये जो एरो आपको दिया गया है इससे आपको ये पता चल जाएगा ये सोर्स टर्मिनल है, ये आपका गेट टर्मिनल है और ये आपका ड्रेन टर्मिनल। यहाँ पे देखेंगे गेट और ड्रेन शॉर्ट सर्किटेड है। जब भी आपका गेट और ड्रेन शॉर्ट सर्किटेड रहेगा, आपको ये समझना है कि आपका मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में ही ऑपरेट होगा। आँख बंद करके इस चीज़ को मान लीजिए। कई लोग पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास मॉसफेट का रीजन ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन है VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, ये इक्वेशन आपका अगर सेटिस्फाइड होता है, तो आपका मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होगा। ठीक है? आपका मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होगा और ये यही इक्वेशन में अगर VDS की वैल्यू लेस देन आपका VGS माइनस VT हो जाता है, तो आपका यही मॉसफेट ट्रायोड रीजन में ऑपरेट होगा। ये आपका ट्रायोड रीजन में ऑपरेट होगा। ठीक है? तो हमारा ये जो मॉसफेट में अगर ये बोला जाए कि आपका गेट टर्मिनल का वोल्टेज VG और ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज ये दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में आपका यही इक्वेशन आएगा हमेशा। ऐसा क्यों? आप देख लीजिए कि मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, दिस इज VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज VGS माइनस VT, ऐसा इक्वेशन है। ठीक है? अब मैं इसको इक्वल टू साइन ले लेता हूँ। दिस इज VDS इज इक्वल टू दिस इज VGS माइनस VT। यहाँ पे VDS को हम लिख सकते हैं दिस इज VD माइनस VS और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं दिस इज VG माइनस VS माइनस VT, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे VS VS कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन आ गया VD इज इक्वल टू दिस इज VG माइनस VT। चेक कर लीजिए एक बार, चेक कीजिए एक बार। तो आपको यहाँ पे VD और VG, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास ड्रेन टर्मिनल और गेट टर्मिनल दोनों एक ही पोटेंशियल पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज दिस इज को मैं Vx ले लेता हूँ, तो ये भी आपके पास Vx हो जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे Vx Vx। ठीक है, माइनस VT। तो आपको इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है? अगर VT की वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो Vx ये जो है ये Vx ये हमेशा ग्रेटर होगा कि नहीं Vx माइनस VT से। सपोज आपके पास VT की वैल्यू आपके पास 1 वोल्ट है ना, और आपके पास Vx की वैल्यू मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो आपके पास ये इक्वेशन कैसे आ जाएगा? दिस इज 5 इज ग्रेटर देन, आपके पास ये सही होगा ना, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। 5 इज ग्रेटर देन आपके पास 5 माइनस 1 दैट इज 4 वोल्ट। तो आपने यही लिखा है ना कि अगर VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से ज्यादा हो, तो आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन सैचुरेशन आएगा। तो देखिए, जब भी आपका गेट और ड्रेन शॉर्ट सर्किटेड होगा, तो आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन सैचुरेशन ही आएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन में ये डिटेल आपने लिख लिया होगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस पार्ट को थोड़ा सा क्लियर करके इसी सर्किट में इस इक्वेशन को देखते हुए,
अरे यार! चलिए, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को लेता हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान दे रहा हूँ। अब मैं इसमें ये बात देख रहा हूँ कि यहाँ पे कभी भी मॉसफेट में एक खास बात है कि गेट टर्मिनल में आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है? जो भी करंट फ्लो होता है, वो ड्रेन और सोर्स के बीच में ही फ्लो होता है। गेट में इसलिए करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड कभी भी करंट को अलाउ नहीं करता क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन्सुलेटर है। तो गेट करंट की वैल्यू यहाँ पे जो आईजी करंट की वैल्यू होती है, ये हमेशा किसी भी मॉसफेट में आपके पास 0 होगा। तो जो भी आपके पास यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट सीधा आपके सोर्स टर्मिनल में जाता है। आपके पास यहाँ पे जो 5 माइक्रो एम्पेयर का करंट है, ये आपके ड्रेन टर्मिनल में 5 माइक्रो एम्पेयर का ही करंट जा रहा है, बिकॉज़ देयर इज़ नो करंट इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आपके पास 5 माइक्रो एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो ये जो आईडी करंट की वैल्यू है, ये आपको मिल चुकी है। म्यू एन सी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, डब्ल्यू अपन एल की वैल्यू गिवन है, बस आपको इस पे ध्यान देना है। तो नाउ आई विल राइट दिस इक्वेशन। जो आपके पास आईडी करंट है वो आपके पास हो चुकी है। म्यू एन सी ओ एक्स की वैल्यू आपके पास है डिवाइड बाई टू, एक न्यूमरल वैल्यू है। ये डब्ल्यू अपन एल आपके पास है। यहाँ पे वी जी माइनस वी एस माइनस वी टी और इसका स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। तो इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं और वैल्यूज जो है वो आपको सारा चीज का दिया गया है। यहाँ से हम लोग उठाएंगे वैल्यूज। सबसे पहले आईडी करंट, अगर हम आईडी करंट की बात करें तो आपको 5 माइक्रो एम्पेयर यहाँ पे दिया गया है। तो आई विल पुट हियर दिस इज 5, ठीक है? तो ये आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 हो गया, इज इक्वल टू, ये आपके पास म्यू एन सी एक्स की वैल्यू देखो दी गई है, दैट इज 100 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा, दिस इज 100 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6। डब्ल्यू अपन एल का रेशियो आपको यहाँ पे दिया गया है 10 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज 10। यहाँ पे गेट टर्मिनल का वोल्टेज आपको निकालना है और आपको पता है कि गेट टर्मिनल ड्रेन टर्मिनल से शॉर्ट सर्किटेड है और ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज आपका वी आउट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज वी आउट। और उसके बाद सोर्स टर्मिनल को अगर आप ध्यान देंगे तो ये सोर्स टर्मिनल ग्राउंडेड है, ठीक है? तो हम यहाँ सोर्स टर्मिनल की वैल्यू को 0 ले लेंगे और थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू आपको यहाँ पे 500 मिलीवोल्ट दिया गया है। So I will put here this is equal to 500 into 10 to the power of minus 3, है ना? और यहाँ पे आपके पास डिवाइड बाई 2 भी आएगा क्योंकि ये 2 है, ठीक है? ओवरऑल हमको वी आउट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे एक स्क्वायर भी आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। सारा कुछ मैंने पुटअप कर दिया है, अब बस आपको वी आउट की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे वी आउट की वैल्यू आई थिंक दिस इज इक्वल टू 600 मिली वोल्ट आना चाहिए। आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ऑप्शन में 600 मिली वोल्ट दिया गया है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2019 गेट में एक और क्वेश्चन आया था, मैं उसको भी लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में पता चले कि क्या चल रहा है और उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का भी एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी गेट इलेक्ट्रिकल 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में गेट में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा मॉसफेट देखने को मिला था, तो बस वही सीरीज हम चला रहे हैं। गिवन VGS इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज, VDS इज द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये लिखा हुआ है, एंड VTH इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट ट्रांजिस्टर। मैंने आपको बोला ना, आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट ट्रांजिस्टर के ही आएंगे। यहाँ पे बीजीएस जो यहाँ नोटेशन यूज किया गया उसके बारे में लिखा गया गेट टू सोर्स वोल्टेज है। VDS जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में नोटेशन यूज किया उसके बारे में बताया गया, VTH की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। द कंडीशन फॉर ट्रांजिस्टर टू बायस्ड इन सैचुरेशन आर, अब ये भी मैंने सैचुरेशन के बारे में आपको बताया कि किस कंडीशन में ट्रांजिस्टर सैचुरेशन होता है। लेकिन आपको दो चीजें ध्यान देने वाली बात, एक कि जब तक आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा नहीं होगा तब तक आपका ट्रांजिस्टर एक्चुअली ऑन ही नहीं होता। तो ये ऑन कंडीशन आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके पास ये ऑन कंडीशन दो भाग में डिवाइड होता है, या तो ये ट्रायोड रीजन में ऑपरेट होगा या तो ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट होगा, ठीक है? तो अगर आपका यही कंडीशन, ये फर्स्ट है, अगर आपको ऐसा मिले कि आपके पास, ध्यान में देखेंगे इसको ध्यान से, यहाँ पे VGS की वैल्यू अगर आपका लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा तो आपका यही ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में चला जाता है। तो ऑफ कंडीशन में आपको करंट की वैल्यू 0 मिलेगी, ना तो वो ट्रायोड में ऑपरेट होगा ना तो सैचुरेशन में ऑपरेट होगा।
यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन वीजीएस इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है। वीटीएस दिया गया है, तो मैं बोलूंगा कि भाई हमारा ट्रांजिस्टर तो ऑफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वीडीएस की वैल्यू ग्रेटर देन वीजीएस माइनस वीटी दिया गया है, ठीक है। तो वीडीएस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटीएच, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ये आपके सैचुरेशन के लिए है। तो ऑफ सैचुरेशन में कैसे हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे वीजीएस इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला गया है, तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर ऑन है, बड़ी खुशी की बात है। अब आपके पास वीडीएस इज ग्रेटर देन वीजीएस माइनस वीटीएच या इक्वल टू, मतलब ये सैचुरेशन में है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है। आगे देख लेते हैं, वीजीएस इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये आपके पास ऑन कंडीशन में है। और यहाँ पे VDS इज लेस देन इक्वल टू VGS माइनस VTH, ये दिया गया है। इसका मतलब है डिवाइस जो है वो ट्रायोड रीजन में ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि ट्रायोड रीजन में आपके पास यहाँ पे VDS की वैल्यू जो है वो लेस देन होती है आपके पास VGS माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू साइन भी जबरदस्ती लगाया गया है, क्योंकि अगर ये इक्वल टू साइन अगर यूज किया जा रहा है तो वो सैचुरेशन में होता है, ट्रायोड में हमेशा लेस देन ही होता है, और सैचुरेशन में आपके पास VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VT होता है, ठीक है। ये आपका कंडीशन है। नेक्स्ट, VGS इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला गया, और VDS इज लेस देन इक्वल टू VGS माइनस VT, तो ये तो आपका ऑफ कंडीशन में हो गया है। और यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया गया है ये एक्चुअली ट्रायोड रीजन का है, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी का है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सचेत रहिएगा, आराम से एग्जाम दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस अपना माइंड जो है वो ओपन रखिएगा कि मॉसफेट आ सकता है, क्वेश्चन इस वैरायटी के भी आ सकते हैं। ओके, कुछ करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गेट 2019 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को पूछा गया था। हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में, क्योंकि जब आपको प्रेजेंट सिनेरियो ये पता है कि वीएलएसआई में सबसे ज्यादा जो पैकेज है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वीएलएसआई में। तो ये जरूरी हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को भी वीएलएसआई का आइडिया हो। वो तभी हो पाता है जब आपका बेसिक क्लियर हो, और बेसिक की क्लियरिटी कितनी है ये गेट के एग्जामिनेशन से पता चलता है। तो बस उसी तर्ज पे 2019 में गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन गेट इंस्ट्रूमेंटेशन आईएन को 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको ये याद दिला दूं कि बीजेटी में आपने करंट मिरर सर्किट पढ़ा होगा, और करंट मिरर सर्किट में आपने जो बेसिक आइडिया वहां से लिया है, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये 50th नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप अभी अगर पीडीएफ डाउनलोड करते हैं गेट का जो आईआईटी के साइट से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इन द सर्किट शोन बिलो ऑल ट्रांजिस्टर और एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट्स। तो ये जितने भी आपके पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं वो सभी एन चैनल एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट है। वैसे आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से तो ये पता होगा कि एन चैनल और पी चैनल कैसे लेते हैं। अगर यहाँ पे इसी में यहाँ पे एक सर्कल होता है ऐसा, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये पी चैनल है, क्योंकि ये सर्कल यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए हम इसको एन चैनल बोल रहे हैं। और एन चैनल और पी चैनल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन काफी सारे तरीके से बना सकते हैं। तो मैं अभी उसके बेसिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आप अभी जो लास्ट मिनट का जो आपका रिवीजन है वो पूरा हो सके। यहाँ पे देखिए, दे आर आइडेंटिकल एंड आर बायस्ड टू ऑपरेट इन सैचुरेशन मोड। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजिस्टर बने हुए हैं सब के सब सैचुरेशन मोड में ऑपरेट हो रहे हैं। अगर सैचुरेशन मोड में ऑपरेट हो रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका आईडी करंट जो है, आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज हाफ ऑफ म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल। ये सारी चीजें आप लिख तो सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये होता है कि ये वीजीएस माइनस वीटी के स्क्वायर के साथ, ये जैसे हम लोगों ने पहले इसके क्वेश्चन बनाए इलेक्ट्रिकल के, सेम उसी तरीके से। तो ये आपका इक्वेशन होना चाहिए, और ये आपके पकड़ में आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपका आईडी करंट जो है, ये सारे तो आपके सारे ट्रांजिस्टर में सेम है, क्योंकि जब वो बोल दिया है कि आपका ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, यहाँ पे आप देखेंगे आइडेंटिकल बोलने का मतलब है कि उसका विड्थ अपन लेंथ का जो रेशियो है, जिसको हम एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, उसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की और उसका कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ये सारा कुछ सेम है।
जो हमें इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सोचने की जरूरत पड़ती है वो ये कि आईडी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वीजीएस माइनस वीटी का स्क्वायर होता है, क्योंकि उनको ये सारी चीजों से अभी कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को मतलब रहता है कि मोबिलिटी क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको W/L विड्थ अपन लेंथ रेशियो से काम पड़ सकता है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये वाले इक्वेशन जो है वो बड़े अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आपको काम वोल्टेज और करंट से पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात बोलना चाह रहा है कि आपके पास ये जो जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो अंदर आपके पास है, ये सभी के आइडेंटिकल है और आपको ये ध्यान रखना है कि आईडी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीजीएस माइनस वीटी का स्क्वायर है, क्योंकि सैचुरेशन में ऑपरेट कर रहा है। चलन लेंथ मॉड्यूलेशन को आपको इग्नोर करना है। चलन लेंथ मॉड्यूलेशन का पैरामीटर होता है लैम्ब्डा, जो कि सैचुरेशन रीजन में ही होता है, लेकिन इग्नोर करने की बात आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। वो इग्नोर करने की बात ही लिखेगा 99.99 केस में। तो हमको अभी जानने की नीड नहीं है कि इस लैम्ब्डा की वैल्यू क्या है और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या है। हम लैम्ब्डा की वैल्यू 0 लेके चलते हैं। हमको यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट पूछा है, तो बड़े ही कम शब्दों में हम लोग इस वोल्टेज आउटपुट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या-क्या फंडामेंटल यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप अगर बीजेटी के करंट मिरर सर्किट को आपने पढ़ा है, तो सेम करंट मिरर सर्किट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ये आपके पास एक मॉसफेट है, ये एक मॉसफेट है और ध्यान देंगे तो ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका गेट टर्मिनल है इसका और ये गेट टर्मिनल इसका। गेट टर्मिनल में आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होता है, जो कि गेट करंट की वैल्यू को हमेशा 0 रखता है, इंसुलेटिंग लेयर। तो आपके पास जो 1 मिली एम्पीयर का करंट यहाँ जा रहा है, यही 1 मिली एम्पीयर का करंट यहाँ भी फ्लो होगा, ये आपके सर्किट में। और यही करंट आपके इस वाले में 1 मिली एम्पीयर का करंट यहाँ भी फ्लो होगा, ठीक? तो ये इस ट्रांजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर करंट मिरर जो बीजेटी का है, सेम वहां पे बीजेटी को हटा के यहाँ मॉसफेट लगा दिया गया है, जिससे बेस जो है वो गेट हो गया है, आपका कलेक्टर टर्मिनल ड्रेन टर्मिनल हो गया है और आपका सोर्स टर्मिनल जो एमिटर टर्मिनल आपके बीजेटी में होता है वो यहाँ पे सोर्स टर्मिनल है। हमको यहाँ पे जिस चीज़ से काम है वो ये कि करंट मिरर सर्किट में करंट की मिररिंग होती है, करंट की रेप्लिका क्रिएट होती है। जो यहाँ पे करंट है इसके ड्रेन टर्मिनल में, वही करंट आपको दूसरे ट्रांजिस्टर के ड्रेन टर्मिनल में मिलेगा, ठीक है? तो आपका करंट यहाँ पे ये हो गया। अब हमको ये पता है कि गेट में कोई करंट नहीं होता, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो 0 एम्पीयर का करंट है, ठीक है? तो ये जो करंट आपका यहाँ फ्लो हो रहा है, ये ऊपर से नीचे मतलब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन्स में किया है कि जो करंट आपके इसके ड्रेन में फ्लो होगा वही आपके किसी भी ट्रांजिस्टर के आपको ये बिल्कुल बिना सोचे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ड्रेन करंट और सोर्स करंट सिमिलर है। चाहे आप सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं, चाहे आप ट्रायोड रीजन की बात कर रहे हैं, चाहे आप कट ऑफ की भी बात कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में आप हमेशा ये याद रखिए आप अगर मॉसफेट ले रहे हैं तो ड्रेन और सोर्स करंट हमेशा सेम रहता है। इसका कारण ये है कि गेट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो ऊपर से जो करंट आया वही आपके सोर्स करंट में भी फ्लो होता है, सोर्स रीजन में या फिर सोर्स टर्मिनल में भी फ्लो होता है। तो ये दोनों करंट आपका सेम हो गया। अब आप देखिए कि ये 1 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपके पास 1 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 मिली एम्पीयर का करंट हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये मिली और किलो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप इस रेसिस्टर के अक्रॉस हो रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब देखिए आपको वी आउट की वैल्यू पूछ रहा है और आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक करंट की वैल्यू सेम होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस डिवाइस में जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सपोज़ मैं इसको ID1 ले लेता हूँ और इस डिवाइस में जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये ID2 है, ये दोनों सेम ही होगा। दूसरी बात आपको पहले ही दे दिया गया है कि डिवाइस आपका सैचुरेशन मोड में ऑपरेट हो रहा है, तो आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये दोनों डिवाइस सैचुरेशन में ऑपरेट हो रहा है और ये दोनों डिवाइस आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसका मतलब है आईडी करंट जो है वो वीजीएस माइनस वीटी के स्क्वायर में आएगा। तो बस इसी बात को लेते हुए हम अगले पेज में जाते हैं और यहाँ पे मैं उसी सर्किट को बना के रखा हूँ। अब मेरे को इसी से काम है। यहाँ पे हमारे पास 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। ये हम लोगों ने कैच कर लिया था। ये देखिए ये आपके गेट तरफ की तरफ करंट गया है। यहाँ पे करंट तो कुछ फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये करंट जो भी यहाँ से आ रहा है, दैट करंट विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। लेकिन यहाँ का जो ड्रेन टर्मिनल है वो ये है और ड्रेन टर्मिनल में जो करंट फ्लो हो रहा है, वही करंट आपका यहाँ तक पूरा फ्लो हो रहा है।
ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे भी आपके पास वही करंट फ्लो होगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ड्रेन करंट क्या फ्लो हो रहा है? तो उसके लिए हम लोग फिर से म्यू एन सी ओएक्स डब्ल्यू अपन एल लिखने की बजाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज वीजीएस माइनस वीटी का स्क्वायर के बराबर होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो भी होगा। अब यहाँ पे गेट टर्मिनल का वोल्टेज अगर हम देखें तो ये यहाँ से ये गेट टर्मिनल है। इसका वोल्टेज अगर हम देखें तो यहाँ से ये 6 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए। सोर्स टर्मिनल का वोल्टेज जो है, ये देखिए ये सोर्स टर्मिनल है। सोर्स टर्मिनल का वोल्टेज को हम लोगों ने वी नॉट लिख दिया माइनस वीटी और ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर है। इसके आगे जो कुछ भी है उससे हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है। यहाँ पे आते हैं, यही करंट आपके पास है ना? क्योंकि ये आपका अगर ID1 है, ठीक है? तो यही करंट आपका यहाँ भी फ्लो होगा। देखिए ये ऐसा, क्योंकि इसके ड्रेन और इसके सोर्स का करंट सेम है, अभी-अभी मैंने बताया। तो ये तो इसके सोर्स के साथ शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब है इसमें भी वही करंट फ्लो होगा। अगर इसमें भी वही करंट फ्लो हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास इसको अगर मैं ID2 मान लेता हूँ, दिस इज़ ID2, तो ID2 में क्या करंट फ्लो होगा? तो यहाँ पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका गेट टू सोर्स वोल्टेज सेकंड का माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर होगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है। अब इसके गेट टर्मिनल का वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं, क्या आ रहा है? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 6 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ से ये कटते हुए आया, यहाँ 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे आपके पास कितना वोल्टेज आ गया इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, केवीएल लगा रहा हूँ, ये प्लस है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया जो हम लोगों ने लिखा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके गेट टर्मिनल से लेके ग्राउंड तक का कितना पोटेंशियल आ गया? बाकी बचा 2 वोल्ट। तो इसका मतलब है, हम जब इसके लिए लिखें तो ये 2 हो जाएगा, माइनस सोर्स टर्मिनल का वोल्टेज 0 हो जाएगा, माइनस वीटी और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब ये वाली करंट और ये वाली करंट सेम है। इसका मतलब है ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन आएगा, अगर हमको वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 माइनस वी नॉट माइनस वीटी और इसका स्क्वायर, ठीक है? ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस वीटी और इसका स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस वी नॉट, ये वीटी वीटी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में नेगेटिव है, तो ये आ गया आपके पास 2, ठीक है? ये मैंने लिख दिया 2, ठीक है? तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो वी नॉट हो जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है और आपको वी आउट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको कितना आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज? दैट वोल्टेज इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना समय दिया गया था, उसी टाइम लिमिट में, मतलब 3 मिनट का ही समय लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है सर इंस्ट्रूमेंटेशन को, ये क्वेश्चन टफ है, बहुत ईज़ी है, सिर्फ केवीएल, केसीएल का खेल है और आपको बेसिक सर्किट मॉसफेट का ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। तो भैया, ड्रेन और सोर्स का करंट हमेशा सेम रहता है और आपका गेट टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। गेट में कोई करंट नहीं फ्लो होता। ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज अगर सैचुरेशन ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज सॉरी ड्रेन टर्मिनल में जो करंट फ्लो होता है, अगर सैचुरेशन में है तो उसका इक्वेशन क्या है, लैम्ब्डा का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक आइडिया अगर आपको पता है, तो आपसे कितने भी कठिन क्वेश्चन, कितने भी बड़े क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को अगर आता है, तो आपसे हैंडल होना श्योर है मॉसफेट का। ओके? बोला गया बोथ द ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 shown in the figure have a threshold voltage of 1 volt. The device parameters K1 and K2 of T1 and T2, ठीक है? तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे और दोनों का डिवाइस पैरामीटर मतलब K1 और K2, के मतलब हम समझ गए, दिस इज म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू अपन एल डिवाइडेड बाय 2 की बात कर रहा है। ऑफ T1 and T2 आर 36 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर एंड 9 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। ये मिली है कि माइक्रो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मिली है, चलिए ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाए ना, तो आपको कुछ
पर्टिकुलर लाइन्स अगर आप फॉलो करेंगे या फिर रूल्स फॉलो करेंगे या फिर आप कोई कोई एक पर्टिकुलर ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, इस क्वेश्चन का या इस टाइप के क्वेश्चन का जो ट्रिक है, जिसके थ्रू आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है विथिन सेकंड। तो अभी मैं उसको लिखवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको उस ट्रिक को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन देखते ही सारा ट्रिक याद आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट टाइम है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मुझे फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं, तो ही आपको वो ट्रिक की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास मॉसफेट का क्वेश्चन है और 2 मॉसफेट सीरीज में कनेक्टेड है। 2 मॉसफेट अगर आपके पास इन सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू फॉलो इज दैट कि आपको सबसे पहले ड्रेन, सोर्स एंड गेट, ये जो आपके पास टर्मिनल होता है, इसको आप मार्क कर लेना। दैट इज कहाँ पे ड्रेन है, कहाँ पे सोर्स है, कहाँ पे आपका गेट है। इसको मार्क करने से क्या होगा, आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप ये फाइंड आपका हो जाएगा कि आप एनमॉस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप और पीमॉस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एनमॉस और पीमॉस का डिटेक्शन जो है वो सोर्स टर्मिनल के एरो से होता है। तो आपको अगर दिख गया कि सोर्स टर्मिनल पे एरो किस साइड है, उससे आप एनमॉस या फिर पीमॉस डिटेक्ट कर लेंगे। जब एनमॉस और पीमॉस का डिटेक्शन आपका हो जाएगा, तो नेक्स्ट इज आपको हमेशा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना आपकी आपका मॉसफेट जो है वो ऑन है या फिर ऑफ है। मॉसफेट का कंडीशन क्या है कि ये ऑन है या फिर किसी ऑफ मॉसफेट पे ही आप पूरा काम किए पड़े हैं। क्योंकि ऑफ मॉसफेट पे अगर आप वर्क करेंगे तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो मॉसफेट का ऑन होना जरूरी है। तो सर ये ऑन या फिर ऑफ ये कैसे पता करेंगे हम? देखिए ऑन या फिर ऑफ ये दोनों की टेस्टिंग एक ही फार्मूले से आपको करनी है और वो ऑन कंडीशन वाले फार्मूले से आप करना। जैसे कि अगर आपका गेट टर्मिनल का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है एन मॉसफेट में, तो आपका मॉसफेट ऑन कंडीशन में है। और एल्स आप ये बोल दीजिए कि आपका मॉसफेट और एल्स आपका मॉसफेट ऑफ कंडीशन में है। मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से लेस है तो ठीक है। ये सारा एनमॉस के लिए मैंने बोला। अगर आपके पास वही पीमॉस आपको दिख जाता है तो आप ये फाइंड आउट करना कि आपका सोर्स टू गेट वोल्टेज यहाँ पे उल्टा कर देना, सोर्स टू गेट वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है पीमॉस का, अगर इससे ज्यादा है तो आपका मॉसफेट ऑन कंडीशन में है। अगर ये नहीं है तो आप ये बोल देना और एल्स आपका मॉसफेट ऑफ कंडीशन में है। ये आपके काम आने वाला है। थर्ड पॉइंट के बाद वी कैन हैव द फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट में हमको क्या करना है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका मॉसफेट सैचुरेशन में है या फिर ट्रायोड रीजन में है। तो यहाँ पे आप टेस्ट कीजिए कि आपका मॉसफेट सैचुरेशन में रीजन में वर्क कर रहा है या फिर आपका मॉसफेट और ट्रायोड रीजन में या फिर लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है। सर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपने ऑन ऑफ के लिए एक ही इक्वेशन लिया ऑन के लिए और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आया उसको आपने ऑफ बोल दिया। तो सैचुरेशन या फिर ट्रायोड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए आप अगर एनमॉस में वर्क कर रहे हैं तो आप सैचुरेशन कंडीशन का इक्वेशन ले लीजिए कि VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास VGS माइनस VT की वैल्यू है, तो आप जो है वो सैचुरेशन में वर्क कर रहे हैं। ये आपका एनमॉस का है ना? या फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है और एल्स आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं। ट्रायोड रीजन मतलब VDS की वैल्यू लेस देन VGS माइनस VTN। ठीक है। उसी प्रकार अगर आप पीमॉस में हैं तो पीमॉस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू सोर्स टू गेट वोल्टेज की वैल्यू माइनस आपके पास VTP की वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं। ये सैचुरेशन के लिए है तो ये भी आपके पास सैचुरेशन के लिए है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है
तो और एल्स आप ये बोल दीजिए कि आप जो है वो ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं, दिस इज ट्रायोड रीजन। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन होगा। अब आपने सैचुरेशन या फिर ट्रायोड रीजन फाइंड आउट कर लिया है, तो आपको ये पता होता है कि दोनों के करंट का इक्वेशन क्या है। तो जो भी आपको फाइंड आउट करने बोला गया हो, जहां पे जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको जो भी फाइंड आउट करने बोला गया, हम लोग 6 पॉइंट ले रहे हैं। अब आपको फाइंड करने बोला गया हो, मान लीजिए करंट की वैल्यू, या फिर कोई रेसिस्टेंस की वैल्यू, या फिर वोल्टेज की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, तो आप इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट कर दीजिए करंट इक्वेशन, इक्वेट करंट इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। जैसे कि आपने अगर फाइंड आउट किया कि कोई डिवाइस आपके पास सैचुरेशन रीजन में है, तो सैचुरेशन के लिए करंट इक्वेशन क्या, आपके पास आईडी आएगा, आईडी इज इक्वल टू दिस इज म्यू एन, एन मॉस के लिए सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल डिवाइडेड बाई 2, और उसके साथ आपके पास VGS माइनस VTN का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास इक्वेशन आएगा, दिस इज आई डी इज इक्वल टू, दिस इज ये आपका हाफ है, दिस इज म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, दिस इज VGS माइनस VTN इंटू VDS माइनस VDS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एन मॉस के लिए। और उसी प्रकार अगर आप पी मॉस में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप पी मॉस में वर्क कर रहे हैं, तो पी मॉस के लिए अगर आप सैचुरेशन करंट के इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये आई डी इज इक्वल टू, दिस इज म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल एंड दिस इज डिवाइड बाई 2, और उसके साथ आपके पास वी एस जी माइनस वी टी पी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एस जी मैंने लिखा है, वहां पे जीएस था, यहाँ पे एस जी है, ये अंतर है। और उसी प्रकार अगर आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास यही आईडी करंट का इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज म्यू पी सी ओ एक्स, हमारे पास डब्ल्यू अपन एल, और यहाँ पे आपके पास वी एस जी माइनस वी टी पी इंटू आपके पास हो जाएगा वी एस डी माइनस वी एस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका करंट इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका करंट इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि क्या इक्वेशन है। लेकिन एक एक चीज छोटा सा जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा, तो करंट इक्वेशन को इक्वेट करने का मतलब है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ये जो टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, तो ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ एरो है, तो ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल 1 का, ये सोर्स टर्मिनल 1 का, और ये गेट टर्मिनल फर्स्ट ट्रांजिस्टर का। अब आप देखिए, आपका ड्रेन टर्मिनल और गेट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है। जब भी आपको किसी मॉसफेट में ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किट दिखे, तो आप डायरेक्टली इस कंडीशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका ये जो ऊपर वाला मॉसफेट है ना, ये आपका जो ऊपर वाला मॉसफेट है, ये आपका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है भाई, ये आपका सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, दिस इज वर्किंग अंडर सैचुरेशन। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आपका ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि सर हर बार हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, कि आपका सैचुरेशन के लिए या फिर ट्रायोड रीजन के लिए, नहीं। अगर आपको फोर्थ पॉइंट में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इफ ड्रेन एंड गेट आर शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ ड्रेन एंड गेट आर शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड, then the MOSFET, then the MOSFET always works in saturation, ये हमेशा सैचुरेशन में ही वर्क करेगा। ठीक है, सैचुरेशन में वर्क करेगा, इसका मतलब है कि आपके पास VDS
VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास VGS माइनस VTN होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपके पास यहाँ पे ड्रेन का टर्मिनल का वोल्टेज, गेट टर्मिनल का वोल्टेज बराबर है। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ड्रेन माइनस सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन आपके पास गेट माइनस सोर्स वोल्टेज माइनस आपके पास VTN है। ठीक है? तो ये ड्रेन को गेट भी लिख सकते हैं या गेट को ड्रेन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस VT माइनस VS लिख दिया, इज ग्रेटर देन आपके पास यहाँ पे VD माइनस ये VG को मैंने VD कर दिया, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे माइनस VS कर दिया, माइनस आपके पास VTN की वैल्यू हो गई। ठीक है? तो आप देखिए, मान लीजिए ड्रेन की वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट है, सोर्स की वैल्यू 0 है। ठीक है? फिर से आपके पास हो गया ड्रेन की वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट है, सोर्स की वैल्यू 0 है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 जो है वो 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि भैया 5 जो है वो हमेशा 4 से तो ज़्यादा ही होगा। हमेशा राइट हैंड वाली जो क्वांटिटी है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से सब्सट्रैक्ट होगी और अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से सब्सट्रैक्ट होती है तो राइट साइड की क्वांटिटी आपके लेफ्ट साइड से कम ही होगी। मतलब ये कंडीशन हमेशा आएगा जब भी ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है और ये कंडीशन हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होता है तो इसका मतलब है कि ड्रेन और गेट के शॉर्ट सर्किट होने से आपका डिवाइस ऑलवेज सैचुरेशन में वर्क करेगा। ठीक है? तो इस कंडीशन को ज़रूर से यूज़ करना। दूसरा, हमको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो आप कभी भी इस डायरेक्शन में कोई करंट मत लेना। दिस करंट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू 0 है। तो मैंने करंट को इक्वेट करने किस लिए बोला? इसलिए बोला क्योंकि आपके पास जो भी करंट ऊपर से यहाँ से आ रहा है, सेम करंट यहाँ आएगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ड्रेन करंट आपके इस डिवाइस 1 में फ्लो हो रहा है, वही ड्रेन करंट आपके डिवाइस 2 में भी फ्लो होगा और वही आपके सोर्स टर्मिनल में भी वही करंट फ्लो होगा। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास ID1 जो है वही आपके पास ID2 होगा और ये भी ऑलवेज ट्रू होगा। ये कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि गेट टर्मिनल में कभी भी करंट नहीं जाता। अब कोई ये सोच सकता है कि सर गेट टर्मिनल में करंट क्यों नहीं जाता? क्योंकि गेट टर्मिनल के जस्ट नीचे आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होता है और उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से करंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस स्टेप को समझा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन भी 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा। एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है और ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इस बोर्ड को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल्स का नाम लिख दूँ, तो ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये आपके पास गेट टर्मिनल है 1 का और ये आपके पास सोर्स टर्मिनल है 1 का। ठीक है? उसी प्रकार ये आपका ड्रेन टर्मिनल है क्योंकि ये एरो है, एरो से सोर्स टर्मिनल डिटेक्ट हो गया। ये ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये आपका गेट टर्मिनल है 1 का और ये आपका सोर्स टर्मिनल है 1 का। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ड्रेन और गेट आपके पास सेकंड का भी शॉर्ट सर्किटेड है और ड्रेन और गेट जो है वो फर्स्ट का भी शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब है ये भी डिवाइस आपका सैचुरेशन में है और आपके पास ये भी डिवाइस सैचुरेशन में है। दोनों डिवाइस सैचुरेशन में है। तो जब सैचुरेशन आप कर ही लिए हैं, तो आपको ऑन ऑफ कंडीशन को फाइंड आउट करने का फिर से जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिवाइस सैचुरेशन में है और सैचुरेशन करंट की इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। हमको यहाँ पे द आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो या फिर करंट इक्वेशन फाइंड आउट, जो भी कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो, आप करंट इक्वेशन को इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग दोनों दोनों आपके पास एनमॉस है और दोनों के करंट इक्वेशन को इक्वेट करें, तो आपको वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास दो जो वैल्यूज आए हैं, टू वैल्यूज, वो दोनों वैल्यूज
आपका वी कैन से यूज होगा कि नहीं होगा, या फिर वो आउटपुट वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, मतलब सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ID1 का जो आपके पास सैचुरेशन की वैल्यू है, और आपके पास ID2 का जो आपका सैचुरेशन का वैल्यू है, ये दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। तो ID1 का सैचुरेशन का वैल्यू वो भी आपके पास म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल है ना, ये 1 1 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे आपके पास VGS1 माइनस VT की जो वैल्यू है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास म्यू एन सी ओ एक्स W2 अपन L2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास VGS2 माइनस VT का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है ये आपके पास K1 के नाम से दिया होगा, और ये जो वैल्यू है ये आपको K2 के नाम से दिया होगा, जो कांस्टेंट है। और बाकी आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस VT का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ टू माइनस VT का स्क्वायर जो है ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, K1 और K2 की वैल्यू आपको दी गई है, देखिए यहाँ पे K1 की वैल्यू आपके पास 36 मिली एम्पेयर पर वोल्ट है, और K2 की वैल्यू 9 मिली एम्पेयर पर वोल्ट है। यूनिट को क्या करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे 36 लीजिए, और गेट वोल्टेज जो है वो इसके ड्रेन वोल्टेज के बराबर है, और ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डायरेक्टली लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, और सोर्स वोल्टेज की वैल्यू V0 से कनेक्टेड है, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ होना चाहिए 1 वोल्ट आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो ये आपका 1 आ गया, और इसका स्क्वायर आ गया। देखिए ये गेट वोल्टेज है, और ये V0 मतलब सोर्स वोल्टेज 1 का, ये 1 है। दिस इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 9 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर है। तो ये आपका 9 हो गया, और यहाँ पे गेट वोल्टेज की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें, तो वी हैव द गेट वोल्टेज इज ये वाला कंडीशन में, तो ये V0 की वैल्यू से कनेक्टेड है। तो ये V0 है, सोर्स वोल्टेज आपका 0 है, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। तो V0 की आंसर आपके पास 2 आएगी शायद, दैट इज 3 एंड 7 वोल्ट। तो यहाँ पे V0 की वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 वोल्ट एंड 7 वोल्ट 2 आएगा। लेकिन आप जो है वो 7 वोल्ट को हमेशा रिजेक्ट करना। कारण क्या है, आप देखिए यहाँ पे आपने जो ओवरऑल वोल्टेज इस डिवाइस में लगाया है वो 5 वोल्ट, और आपको बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे 7 वोल्ट आएगा। इसका मतलब है इस डिवाइस में इस टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 7 वोल्ट आएगा, और आपने ओवरऑल जो डीसी वोल्टेज इस डिवाइस में लगाया वो 5 वोल्ट है। ठीक है, आपके पास अगर आपने ओवरऑल वोल्टेज को देखिए केवीएल सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर आपने 5 वोल्ट लगाया और आपके पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको 7 वोल्ट मिलेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। ये केवीएल को आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे। तो कभी भी आपके पास आउटपुट में 2 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं जो कि आपके ओवरऑल वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर कोई वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दीजिए विदाउट फाइंडिंग कि वो 7 वोल्ट सही है या फिर नहीं है, या फिर वो हायर वोल्टेज जो कि आपके ओवरऑल डीसी वोल्टेज की वैल्यू उस डिवाइस में जो लगाया गया उससे ज़्यादा है, तो डायरेक्टली आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 7 वोल्ट को रिजेक्ट किया, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट आई, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताया, और उस स्टेप्स भी बताए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ट्रिक को फॉलो कीजिए, और जिस भी क्वेश्चन में आप इस स्टेप्स को फॉलो करके करेंगे सॉल्व, तो आपका आंसर सही आएगा। देखिए, हमने डायरेक्टली सैचुरेशन बोला, सैचुरेशन के करंट को इक्वेट किया, इक्वेट करके हम लोगों ने V0 की वैल्यू निकाल ली, एक 3 वोल्ट आया, एक 7 वोल्ट आया, डायरेक्टली 7 वोल्ट को रिजेक्ट कर दिए, 3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए कि सर ऐसा ना होता और दोनों वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट से कम आती, तो हम क्या करते? तो हम ये देखते हैं कि आपका ये दोनों डिवाइस इस पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू में सैचुरेशन में है कि नहीं, क्योंकि आपने सैचुरेशन में लिया है। तो हम फिर ये वाला टेस्ट करते हैं कि VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर किसी कंडीशन में हमने मान लीजिए 5 वोल्ट के बदले यहाँ पे 7 वोल्ट के बदले 4 वोल्ट आता, तो हम ये देखते हैं कि आपका डिवाइस सैचुरेशन में है कि नहीं।
अगर सैचुरेशन करंट की इक्वेशन को यूज करते, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता तो हम 4 वोल्ट को भी आंसर में लेते। लेकिन यहाँ पे तो उठपटांग वोल्टेज आ गया 7 वोल्ट। ओवरऑल वोल्टेज 5 वोल्ट है और ड्रॉप जो है वो 7 वोल्ट आ गया, तो हमने उसको डायरेक्टली गलत साबित कर दिया। ठीक है? तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 12 है फॉर द एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर, आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है, शोन इन द फिगर। The threshold voltage VT is 0.8 volt, neglect channel length modulation of window. Drain voltage VD is equal to 1.6 volt and the drain current IT was found to be 0.5 milliampere. If VD is adjusted to be 2 volt by changing the values of R and VDD, the new values of ID in milliampere is. तो सबसे पहले तो हमको हमारे उसी स्टेप्स को फॉलो करने हैं। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है वो हम देख लेंगे। हमारे स्टेप्स क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये अगर ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है, तो हमारा मॉसफेट जो है वो वर्क कर रहा है सैचुरेशन रीजन में। तो सबसे पहली बात, हमारा मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे बाकी चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है। क्योंकि यहाँ पे एरो दिया गया है, ये सोर्स टर्मिनल है, इसलिए हम ये भी कंक्लूड कर देते हैं कि भैया ये एनमॉस है। हालांकि दिया होगा एनमॉस है, मुझे नहीं पता। हाँ, एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अब हमको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आईडी करंट की फाइंड आउट नहीं है। नेगलेक्ट चैलेंज एंड मॉड्यूलेशन व्हेन द ड्रेन वोल्टेज वीडी इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। यहाँ पे वीडी की वैल्यू 1.6 वोल्ट, वीडी मतलब इस वाले टर्मिनल की वोल्टेज की वैल्यू, ये 1.6 वोल्ट दिया गया है। द ड्रेन करंट आईडी इज फाइंड टू बी, तो यहाँ पे आपके पास ड्रेन करंट की वैल्यू है 0.1 मिली एम्पियर दिया गया है। ठीक है, चलेगा। अब बोल रहा है इफ वीडी इज एडजस्टेड टू बी 2 वोल्ट, मतलब हम इसको वीडी 1 ले लेते हैं। अब हमारे पास वीडी 2 हो गया, ये आपके पास 2 वोल्ट हो गया। और बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ आर, द वीडीडी एंड वीडीडी, ठीक है, द न्यू वैल्यू ऑफ आईडी इन मिली एम्पियर। तो हमको यहाँ पे न्यू वैल्यू ऑफ आईडी फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको आईडी 2 ले लेते हैं और ये क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपका डिवाइस सेचुरेशन रीजन में है, ठीक है, अगर आपका डिवाइस सैचुरेशन रीजन में है, तो आपके ये जो सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन नंबर 12 का ले रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे आईडी करंट का फॉर्मूला आपके पास के टाइम्स दिस इज वीजीएस माइनस वीटी का स्क्वायर है। ठीक है, और हमको यहाँ पे आईडी 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा के तो सेम है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे वीजीएस 2 माइनस बीटी का स्क्वायर। और हमारे पास आईडी 1 की वैल्यू दी गई है, तो ये बढ़िया है। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे दिस इज वीजी वस 1 माइनस वीटी का स्क्वायर, है ना। कई लोग ऐसा भी करेंगे कि ड्रेन टर्मिनल को यहाँ ले लेंगे। अरे नहीं भैया, ड्रेन टर्मिनल यहाँ नहीं, ड्रेन टर्मिनल यहाँ। हालांकि इस क्वेश्चन में मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। बहुत ही इजी हो गया अब हमारे पास, क्योंकि डायरेक्टली हम सैचुरेशन रीजन ले चुके हैं। तो यहाँ पे ID2 का फॉर्मूला आपके पास ID1 जो भी है उसके साथ आपको VGS2, यहाँ पे VGS2 मतलब आप समझ लीजिए कि इफ VD इज एडजस्टेड टू 2 वोल्ट, सोर्स टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है, तो आपका ड्रेन और गेट का वोल्टेज सेम है, इसलिए ड्रेन का जो वोल्टेज है वही हम लोग गेट का वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास पहला क्या है, डेट इज 1.6। ठीक है, 1 नहीं, ये आपके पास 0.8 है। चलिए, तो यहाँ पे दिस इज 0.8 लिख लेते हैं, और ये 1.6 माइनस 0.8 हो जाएगा। ये 0.8 है, ये 1.6 है, तो दिस इज 1.6 माइनस 0.8, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ID1 की वैल्यू आपको दे दी गई है, और ID1 कहाँ पे है भैया, ID वाज फाउंड टू बी 0.5 मिली। ठीक है, ये 0.5 है, और हम मिली एम्पेयर को मिली एम्पेयर में रहने देते हैं और आंसर मिली एम्पेयर में फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास 0.5 है, दिस इज 2 माइनस 0.8, इसका मतलब है ये 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1.6 माइनस 0.8, इसका मतलब है ये आपके पास 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड गेट द आंसर। हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.125 मिली एम्पेयर। सो यू जस्ट राइट दिस, दिस इज 1.125 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। ये देख लेते हैं कि अनअकैडमी पोर्टल पे अभी आपके लिए क्या-क्या ऑफर अवेलेबल है। अगर आप गेट 2026 या फिर 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है गेट सब्सक्रिप्शन में, और ये 60% का ऑफ जो है, वो आपको अवेल किया जा रहा है। तो जल्दी से आप कोर्स ले लेंगे, इसमें क्या-क्या डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपको इसके बारे में क्लैरिटी रहे। अगर आप गेट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शिद्दत बैच या फिर 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप निर्णय बैच ले सकते हैं, जिसकी क्लासेस 18th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लास जितने दिन क्लासेस हो गए वो मिल जाएगा, क्योंकि 31st जनवरी से पहले आपको इसको बुक करना है, ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर सकें और बढ़िया से पढ़ाई कर सकें। अगर आप टारगेट कर रहे हैं गेट 2026, तो 12 मंथ का कोर्स आप लेते हैं, तो 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, और आपकी प्राइस अमाउंट रहेगी 11,499, यानी कि लगभग 11,500। और अगर आप गेट 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 16,999, यानी कि 17,000 में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आपको यहाँ पे कोड यूज़ करने की नीड पड़ेगी, ताकि आप सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट को अवेल कर सकें, और जो कोड आपको यूज़ करना है, वो है SDSIR 50। ये कोड आपको यूज़ करना है, ताकि आप सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकें, ठीक है? आगे मैं आपको ये बता दूँ कि जो कोर्सेज़ अवेलेबल है, उसमें एक चीज़ है गेट एश्योर। गेट एश्योर एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपने गेट 4 का 2025 का एक्चुअली बोलना चाहिए, क्या एग्ज़ाम अटेंड करते हैं, और आपका किसी कारणवश गेट का एग्ज़ाम के सैटिस्फैक्शन लेवल पे क्लियर नहीं होता है, तो जब तक आपके सैटिस्फैक्शन लेवल पे क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आपके साथ हैं। ये है गेट एश्योर। इसके बारे में डिटेल में जानकारी ये भी है कि आपको एडमिट कार्ड सबमिट करना है गेट का, और उसके अलावा 300 में आवर्स का आपके पास जो आप कोर्स लेंगे, उसमें वॉच मिनट्स होना चाहिए। यानी कि आपने कोर्स देखा ही नहीं और उसके बाद आप अनसैटिस्फाइड है, तो नहीं चलेगा। तो कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन के बाद भी अगर आपका गेट क्लियर नहीं होता है, तब आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये गेट एश्योर में आपको मिलता है। देखिए, अभी आपका गेट एग्ज़ामिनेशन है, तो सबसे पहले सबसे सटीक आंसर जो है वो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है, और ये सारे फैकल्टी आपके साथ रहेंगे उस दिन, जब आप इलेक्ट्रिकल का पेपर लिख के आएँगे, तो मोस्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे हम बात करें शिद्दत बैच की, जो कि गेट 2026 इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें सिग्नल एंड सिस्टम की क्लासेस चल रही है, आप कोड यूज़ करेंगे वही एसडी सर 50 का। और अगर आप निर्णय बैच लेते हैं, जो कि गेट 2027 का है इलेक्ट्रिकल का, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी शिद्दत बैच गेट 2026 के लिए है, और 2027 के लिए निर्णय बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं। अगर आप प्लस के फीचर्स देखेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जिसमें रेज़ हैंड का आपके पास फीचर्स मिलेगा, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लास के हैंडआउट्स आपको मिल जाता है, इन क्लास पोल्स हम करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जाते हैं, एजुकेटर्स की कम्युनिटी आपको मिल जाती है, जहाँ आप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाता है, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और आइकॉनिक का लेते हैं, तो आपको यही स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज़, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने आवर्स आप देख सकते हैं, आप जितनी बार चाहें किसी भी कोर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन्स स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपका प्रिपरेशन जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल पे हो जाए।